अफ्रीका को एक आदिवासी महाद्वीप के रूप में जाना जाता है, भले ही यह हमेशा किसी राष्ट्र के जीवन में निर्णायक कारक न हो। औपनिवेशिक शक्तियों ने अपनी राष्ट्रीय सीमा रेखाएं बनाते समय जनजातियों पर बहुत कम ध्यान दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि कई जनजातियां 2 या 3 आधुनिक देशों में एक साथ मिल गईं। मिस्र जैसे देशों में मूल के संदर्भ के बिना जनसंख्या को मिस्र या अरब के रूप में वर्णित किया जाता है। अफ्रीका में जनजातियों और जातीयता का विषय एक आकर्षक विषय है। वर्षों से साहसिक फिल्मों में अक्सर जनजातियों को उनके पूर्वजों की तरह पीढ़ियों पहले रहते हुए दिखाया गया है। यह एक अच्छी कहानी बनाता है और कई उदाहरणों में यह आज भी लागू होता है। दूसरों में यह निश्चित रूप से नहीं है, क्योंकि संस्कृति बदल गई है या विकसित हो गई है। लगभग 3000 जनजातियों और 2000 भाषाओं और बोलियों के साथ अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसका हर कोना आकर्षण से भरा हुआ है। दुनिया के अन्य महाद्वीपों में अफ्रीका जैसी प्राकृतिक विविधता नहीं है। कुछ महाद्वीप अच्छी तरह से विकसित हैं, बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकृत हैं और जनजाति कभी भी कोई कारक नहीं रही है। समुदाय, हाँ, लेकिन मूल के बजाय सामाजिक स्थिति महत्वपूर्ण कारक रही है। जातीयता और जनजाति के बीच अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। जनजाति ऐसे लोगों का संगठन है जो एक ही संस्कृति और भाषा साझा करते हैं। इतिहास आदिवासी संगठन की सफलता को जीवन जीने के साधन के रूप में इंगित कर सकता है, भले ही यह धन और कल्याण पैदा करने का विशेष साधन न हो। उन दिनों में जब अफ्रीकी जीवन काफी हद तक ग्रामीण था, बहुत कम सदस्य अपने आदिवासी क्षेत्रों से दूर चले गए। महानगरों के विकास ने इसे सीमित सीमा तक बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों ने निर्वाह जीवन शैली जीने के बजाय काम की तलाश की। जातीयता एक व्यापक शब्द है। एक जातीय समूह में कई जनजातियां शामिल हो सकती हैं। अशंती, एकेम्स और बोनस सभी पश्चिमी अफ्रीका में घाना के भीतर की जनजातियां हैं। फिर भी जातीय दृष्टि से वे सभी अकान हैं। यह औपनिवेशिक शक्तियां ही थीं जिन्होंने अफ्रीका में राष्ट्रवाद के विचार को पेश किया, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे सभी ने अपनाया हो। जनजातीय मतभेदों ने हाल के दशकों में भी संघर्ष को जन्म दिया है। हालांकि संघर्ष एक ही राष्ट्रीयता वाले जनजातियों के बीच हुआ है। आधी सदी पहले नाइजीरिया में बियाफ्रान युद्ध ने पूर्वी नाइजीरिया के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया था, क्योंकि इग्बो ने स्वतंत्रता की असफल कोशिश की थी। रवांडा एक और हालिया मामला है, जहां 20वीं सदी के आखिरी दशक में बहुसंख्यक हुतू द्वारा तुत्सी का नरसंहार किया गया था। रवांडा की तुलना घाना से करें, जहां जनजातीय और जातीय गौरव मौजूद है, लेकिन राष्ट्रीय गौरव भी मौजूद है। यह पश्चिमी अफ्रीकी राज्य अपनी जनजातीय विविधता के बावजूद लोकतंत्र का पालन करता है। अफ्रीका एक विशाल महाद्वीप है जिसे मोटे तौर पर क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। हालांकि जलवायु और वनस्पति दोनों ही यह तय करने में कारक हैं कि कौन से देश और इसीलिए उनके लोग किस क्षेत्र से संबंधित हैं। यहाँ कुछ जनजातियां हैं जो आपको उनके इतिहास और जीवन शैली के बारे में सामान्य जानकारी देंगी, जबकि कुछ लोग कहेंगे कि उत्तरी अफ्रीका केवल भूमध्य सागर की सीमा से लगे देशों से बना है। सहारा की दक्षिणी सीमा पर स्थित अपेक्षाकृत शुष्क देशों को भी उत्तर के देशों में शामिल करने का एक मजबूत तर्क है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने विशाल क्षेत्र में लोगों की विविधता काफी अधिक है। और यद्यपि भूमध्य सागर पर शहर हैं, फिर भी सहारा और सहेल के भीतर कई जनजातियों का जीवन काफी हद तक खानाबदोश रहा है। इस लेख के प्रयोजन के लिए वर्णित केवल 3 जनजातियों पर एक संक्षिप्त नजर डालने से उनमें विद्यमान अंतरों और समानताओं को स्पष्ट किया जा सकेगा। तुआरेग बर्बर जाति की एक बड़ी जनजाति है जो सहारा रेगिस्तान के विशाल क्षेत्रों पर कब्जा करती है। खानाबदोश चरवाहों के रूप में वे भोजन और पानी की तलाश में यात्रा करते हैं। नतीजतन वे लीबिया और अल्जीरिया जैसे भूमध्य सागरीय देशों के साथ साथ सहारा की दक्षिणी सीमा पर सहेल के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र के देशों जैसे नाइजर में भी पाए जाते हैं। बेडौइन भी अरबी मूल के खानाबदोश हैं जो अफ्रीका के उत्तर पूर्व में रहते हैं, लेकिन इराक और अरब प्रायद्वीप में भी फैले हुए हैं।
यह नाम अरबी शब्द बदावी से आया है, जिसका अर्थ है रेगिस्तान में रहने वाला। स्वाभाविक रूप से अधिकांशतः मुस्लिम वे बकरियां और ऊंट पालते हैं। डोगन नाइजर कांगो भाषा समूह की एक शाखा है, जिसकी संख्या 400,000 से 800,000 के बीच है। वे माली के केंद्रीय पठार और बुर्किना फासो में अच्छे रक्षात्मक स्थानों पर गांवों में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे मूल रूप से इस्लामीकरण से बचने के लिए उत्तर की ओर चले गए थे और उनका जीवन उनके पारंपरिक धर्म के इर्द गिर्द घूमता है। हालांकि कुछ अब मुसलमान और अन्य ईसाई हैं, अपनी कला और अपने खगोलीय ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। डोगन फसल उगाकर और पशुधन रखकर अपना जीवन यापन करते हैं। उत्तर की उस परिभाषा को स्वीकार करने का मतलब है कि पश्चिमी अफ्रीका में अटलांटिक तटीय देश शामिल हैं, जो मॉरिटानिया से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं और नाइजीरिया और कैमरून से होकर भूमध्यरेखीय वन क्षेत्र में पश्चिम की ओर मुड़ते हैं। पूरे पश्चिम में कई जनजातियां हैं जिनमें शामिल हैं नाइजीरिया के दक्षिण पश्चिम में लगभग विशेष रूप से रहने वाले योरूबा की संख्या 40 मिलियन से अधिक है, इसलिए वे पूरे पश्चिमी अफ्रीका में सबसे बड़ी जनजाति हैं। लागोस का विशाल महानगर मुख्य रूप से योरूबा है, जहां लोगों को अभी भी केवल भाषा के आधार पर एक विशिष्ट जनजाति के रूप में पहचाना जा सकता है। हालांकि व्यापक योरूबा क्षेत्र में अन्य शहर मौजूद हैं, फिर भी कई लोग पारंपरिक ग्रामीण निर्वाह जीवन जीते हैं। घाना के अशंती लोगों की संख्या लगभग 9 मिलियन है। हालांकि औपनिवेशिक भाषा अंग्रेजी शहरों में समझी जाती है। उनके धर्म में अलौकिक और आध्यात्मिकता शामिल है, जिसमें पारिवारिक जीवन में पूर्वजों का बहुत महत्व है। घाना की राजधानी अकरा से दूर ग्रामीण इलाकों में ये पहलू अधिक स्पष्ट हैं। माना जाता है कि मानव जीवन की शुरुआत अफ्रीका में हुई थी। आधुनिक तंजानिया के पूर्वी सेरेंगेटी में ओल्डुवाई गॉर्ज, वहां मानव जीवाश्म पाए गए जो लाखों साल पुराने हैं। कई शताब्दियों से लोगों का एक महत्वपूर्ण आवागमन रहा है, जो केवल घने भूमध्यरेखीय जंगलों जैसे प्राकृतिक अवरोधों द्वारा प्रतिबंधित है। रेगिस्तान भले ही आकर्षक न हो, लेकिन वे जीवन को बनाए रखने में सक्षम हैं। व्यावहारिक रूप से इन दिनों जलवायु और भूभाग ग्रामीण अफ्रीकी लोगों के जीवन को निर्धारित करते हैं। जिन यात्रियों की रुचि अफ्रीका के मैदानों पर शानदार वन्य जीवों में घूमती है, वे उन जनजातियों के संपर्क में आएंगे जो कभी शिकारी थे लेकिन अब नहीं रहे। उत्तर के सभी लोगों को कठोर, अक्सर बेहद शुष्क वातावरण में जीवित रहने के समान मुद्दों का सामना करना पड़ता है। कांगो के भूमध्यरेखीय जंगल अभी भी रहस्य रखते हैं, क्योंकि वे काफी हद तक अभेद्य हैं। सदियों से जीवन वास्तव में कभी नहीं बदला है, लेकिन विदेशी आगंतुकों के लिए एक स्थान के रूप में केवल शोधकर्ता और वृत्तचित्र फिल्म निर्माता ही वहां जाने की संभावना रखते हैं। अफ्रीका अनंत विविधताओं वाला महाद्वीप है, फिर भी कुछ मायनों में यह और इसकी जनजातियां एक समान विषय हैं। रोमांच और हर कोने में कुछ नया। यह मुख्य रूप से ग्रामीण महाद्वीप बना रहेगा और इसलिए जनजातीय तत्व में किसी भी बड़े पैमाने पर बदलाव की संभावना नहीं है।